अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपलसरी इंग्लिश 1 बीए बीएस बीएड की यूनिट नंबर 1 को स्टडी करेंगे। तो बीए में ये कोर्स कोड जो है इसका 1423 है। बीएस और बीएड में इसको कहते हैं 5404 और 9407। ये कोड्स मुख्तलिफ हैं। बीए में मुख्तलिफ कोड है, बीएस में मुख्तलिफ है, बीएड में मुख्तलिफ है, लेकिन ये सिलेबस सेम है। सेम सिलेबस है लेकिन कोड्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। हर क्लास के कोड्स मुख्तलिफ हैं लेकिन सिलेबस सेम है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट, बीए की भी यूनिट नंबर इंग्लिश की फ़र्स्ट है, बीएस की भी यूनिट नंबर फर्स्ट है और बीएड की भी यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो कोड्स मुख्तलिफ हैं, यूनिट वही है, सिलेबस वही है, सेम है। तो ये जो है ये तीनों क्लासों की जो है तैयारी हो जाएगी ये लेक्चर सुनने के बाद। तो आपने कंप्लीट लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको किसी ट्यूटर या किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप बहुत आसानी से और अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकेंगे। तो यूनिट नंबर 1 के मुख्तलिफ हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं। पहला पार्ट जो है उसको कहते हैं फंक्शन। उसमें आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस का टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर का, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद है रीडिंग का, जिसमें गेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स होता है। उसके बाद राइटिंग का पार्ट है जिसमें राइटिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लिसनिंग का, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस है उसमें। तो ये सारे टॉपिक्स हैं 5 यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो इन सब को हम एक एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ताकि इम्तिहान के लिए हमारी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। तो सेक्शन ए में है फंक्शन। फंक्शन जो है सेक्शन ए में, इसमें टॉपिक है आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है सवालात पूछना और उनके जवाबात देना। सवालात पूछना और उनके जवाबात देना। जैसा कि हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर लोगों से तबादला ख्याल और बातचीत की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हमें अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने क्लास फेलोज़ या असातिज़ा के साथ तबादला ख्याल करना होता है। हमें माशरती तौर पर मुख्तलिफ़ फंक्शंस और पार्टियों में तबादला ख्याल करना होता है। तब हम गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू तब मुमकिन है जब हम तबादला ख्याल और बातचीत करते हैं। तो इस गुफ्तगू के दौरान हम सवाल भी पूछते हैं और उनके जवाबात भी देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सवालात पूछने और जवाब देने की जो तकनीकें हैं उनको तफसील से पढ़ें और समझें कि किस तरह सवालात पूछे जाते हैं और किस तरह उनके जवाबात दिए जाते हैं। तो पहले हम एक डायलॉग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह सवालात पूछे गए हैं। ये एक सिचुएशन है, इसमें अ यंग मैन यासर हैज़ बीन स्टॉप्ड फॉर ओवर स्पीडिंग। यासर जो है उसको ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस मैन ने रोका है। अ पुलिस मैन इज़ आस्किंग हिम सम क्वेश्चंस, लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन देम। तो पुलिसमैन ने उसको रोका है और उससे कुछ सवालात पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि पुलिसमैन जो है वो यासर से कैसे सवालात पूछ रहा है, किस तरह सवालात पूछ रहा है, किस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ करता है सवाल पूछने के लिए, किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता है। ये आप अपनी बुक खोल के सामने रख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी ने आपको भेजी है, या आप इस बुक को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ अपने जो है मोबाइल की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही है ये सारी टेक्स्ट, यहाँ से भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। पुलिसमैन कहता है, मे आई नो योर नेम प्लीज़ सर। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? या सर कहता है व्हाट, क्या? पुलिसमैन कहता है योर नेम प्लीज़, आपका नाम। ओ यस, यासिर मलिक कहता है
हाँ, यासिर मलिक मेरा नाम है। एंड योर एड्रेस, कहता है क्या योर एड्रेस सर, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? फिर वो कहता है कि 45 मार्गला रोड पे रहता हूँ। एंड योर एज, और आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है? तो यासर कहता है 21। हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस सर, क्या आपके पास, पुलिसमैन पूछता है क्या आपके पास लाइसेंस है? नो नॉट एट द मोमेंट, कैन आई ब्रिंग इट टू द पुलिस स्टेशन लेटर, कहता है इस वक्त नहीं है, क्या मैं पुलिस स्टेशन बाद में ले आ सकता हूँ? इट्स एट होम, कहता है कि घर पर है। पुलिसमैन कहता है सर्टनली, यकीनी तौर पर सर। व्हाट मेक इज़ दिस कार, यानी ये कार जो है ये किस कंपनी की है? कहता है कि इट्स अ टोयोटा करोला, कहता है कि टोयोटा करोला की है। एंड व्हाट ईयर इट इज़, कहता है कि ये किस साल की है, यानी मॉडल कौन सा है? तो यासर कहता है 2006 का मॉडल है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग, कितने साल हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? अबाउट 5 ईयर्स, कहता है कि 5 साल हो गए थे। हैव यू एवर बीन स्टॉप्ड बाय द पुलिस बिफोर, क्या कभी पहले पुलिस ने आपको रोका है? यासर कहता है नो नेवर, कभी नहीं। तो ये हमने पढ़ा है डायलॉग। तो राइटर कहता है लेट्स रिपीट द क्वेश्चंस दैट द पुलिसमैन आस्क्ड यासर, हम देखते हैं कि कौन कौन से सवालात पूछे हैं पुलिसमैन ने यासर से। जैसा कि वो कहता है कि मे आई नो योर नेम प्लीज सर, योर नेम प्लीज, एंड योर एड्रेस सर, वेयर डू यू लिव, एंड योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस सर, व्हाट मेक इज़ दिस कार, एंड व्हाट ईयर इज़ इट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग, हैव यू एवर बीन स्टॉप्ड बाय द पुलिस बिफोर। तो ये सारे जो हैं ये सवालात पूछे हैं। अब हमने आगे यूनिट में सीखना है कि सवालात जो हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं, सवालात किस तरह बनाए जाते हैं, और सवालात जो हैं उनकी कौन कौन सी इकसाम हैं, किस किस तरह से सवालात बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से सवालात बनाए जा सकते हैं, और सवालात की कौन कौन सी इकसाम हैं। इंग्लिश में बहुत तरीक़ों से सवालात जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, और बहुत से तरीके हैं और बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सवालात बनाने के लिए। आम तौर पर WH से शुरू होने वाले अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं सवालात बनाने के लिए। तो हाउ के अलावा बाकी अल्फाज और इनको WH किस्म के सवालिया फ़िक्रे भी कहा जाता है। नीचे जो है इस किस्म के फ़िक्रे दिए गए हैं जो WH से शुरू होते हैं, सवालिया फ़िक्रे जो WH से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन, यानी कब, व्हेन का मतलब कब। व्हेन डिड दे गो टू पेशावर लास्ट ईयर, वो पेशावर कब गए। व्हेन, WH वाला लफ्ज़ जो है वो पहले लगा दिया जाता है सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए। वेयर, वेयर यानी कि कहाँ। प्लेस जिसमें शो होती है। वेयर डिड दे स्टे इन पेशावर, वो पेशावर में कहाँ उन्होंने स्टे किया, ये भी WH वाला लफ्ज़ है। वाई डिड दे गो टू पेशावर, वो पेशावर क्यों गए, वो पेशावर क्यों गए। वाई WH वाला लफ्ज़। वट डिड दे बाई फ्राम पेशावर, उन्होंने पेशावर से क्या खरीदा। विच आइटम डिड शी लाइक बेस्ट, कौन सा आइटम, कौन सी चीज़ उससे सबसे ज़्यादा पसंद आई। हुज बैग वाज दी हैवीएस्ट, किसका बैग सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट था, भारा था। होम डिड दे मीट, वो किसे मिले। हु टुक देयर ऑर्डर एट द रेस्टोरेंट में, उनका ऑर्डर किसने लिया। हाउ डिड दे ट्रैवल टू पेशावर, वो पेशावर कैसे गए। तो ये जो WH वाले अल्फाज हैं ये आम तौर पर फ़िक्रे के या सेंटेंस से पहले जो है लगा कर सवालिया जो है, सवालिया फ़िक्रे जो हैं वो बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है इस यूनिट की, एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें
राइटर कहता है कि मिसिस सिद्दीकी हैज़ जस्ट हर्ड दैट हर ग्रैंडसन इज़ गोइंग टू गेट मैरिड इन अ फ्यू डेज। कहता है कि मिसिस सिद्दीकी को पता चला है कि उसके ग्रैंडसन की जो है वो शादी हो रही है। शी वांट्स टू नो ऑल अबाउट द गर्ल सो शी आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो वो लड़की के बारे में जानना चाहती है तो वो काफ़ी सवालात पूछती है। इन द कॉलम्स बिलो द क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर ऑल मिक्स्ड अप। तो नीचे कॉलम बने हुए हैं, इनमें क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं वो मिक्स्ड अप हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं कॉलम 1 में हैं और उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कॉलम 2 में हैं। तो वो हमने मैच करना है कि कॉलम 1 में जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब कॉलम 2 में कौन सा होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, आप मैच कर लें। पहला सवाल वो पूछती है व्हाट्स हर नेम। यहाँ भी आप देखें कैसे वो सवालात बन रहे हैं। व्हाट्स हर नेम यानी WH वाले लफ्ज़ से सवालिया फ़िक्रा बना है। व्हाट्स हर नेम कह दिया, उसका नाम क्या है यानी लड़की का नाम क्या है। तो कॉलम 2 में नाम हम देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। F जो है F उसके सामने लिखा हुआ है सलमा। तो इसको 1 जो है पहला सवाल उसको F के साथ यानी सलमा वाले पोर्शन के साथ उसको मैच कर लें। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या बताया गया है कि किस जगह पे वो रहती है। आखिरी ऑप्शन है इन पेशावर यानी इन पेशावर में रहती है। हाउ ओल्ड इज़ शी यानी कितनी बड़ी है, उसकी उम्र क्या है। तो देखें यहाँ उसकी एज लिखी है 20, सेकंड लास्ट, इसके साथ मैच कर लें। हैज़ शी फिनिश्ड कॉलेज, क्या वो कॉलेज जो है वो पढ़ चुकी है, कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है। तो इसका होगा यस शी हैज़, इसको यस शी हैज़ के साथ मैच कर लें। व्हाट डज हर फादर डू, उसका बाप क्या करता है। ही इज़ एन इंजीनियर, बी वाली ऑप्शन जो है उसके साथ मैच कर लें। डज शी हैव एनी ब्रदर्स, क्या उसके भाई हैं। यस 3 के साथ मैच कर लें। इज़ शी प्रेटी, क्या वो खूबसूरत है। आई थिंक शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी वाली ऑप्शन के साथ इसको मैच कर लें। डज शी स्पीक उर्दू, ये होगा ऑफ कोर्स शी डज, पहली ऑप्शन जो है कॉलम 2 की उसके साथ मैच कर लें। व्हाट डज शी लुक लाइक, वो किस तरह की लगती है। ये होगा शी इज़ टॉल एंड स्लेंडर, शी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, लार्ज ब्राउन आइज एंड अ ब्यूटीफुल स्माइल। विल शी कम एंड लिव इन लाहौर, ऑफ कोर्स शी विल लिव हेयर। तो ये होगी एक्सरसाइज नंबर 1। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 2। व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। ये भी इसी जो है ऊपर जो हमने पढ़ा है इसी की बुनियाद पे है कि आप कौन से सवालात पूछेंगे ये जवाबात हासिल करने के लिए। ये जवाब लिखा हुआ है, ये जवाब हासिल करने के लिए कौन से सवाल आप पूछेंगे। तो वही सवाल जो कॉलम ए में है वही सवालात, उन्हीं में से सवालात आप जो है वो लेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे जैसा कि है व्हाट्स हर नेम, व्हाट्स हर नेम आप कहेंगे तो उसका जवाब बनेगा सलमा। वेयर डज शी लिव, इसका जवाब होगा इन पेशावर। हाउ ओल्ड इज़ शी, क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा 20। हैज़ शी फिनिश्ड कॉलेज, ये सवाल होगा जिसका जवाब बनता है यस शी हैज़ फिनिश्ड कॉलेज। व्हाट डज हर फादर डू, उसका बाप क्या करता है, उसका जवाब होगा ही इज़ एन इंजीनियर।
यस 3 ब्रदर्स, इसका सवाल होगा हाउ मैनी ब्रदर्स डज शी हैव, हाउ डज शी, इज शी प्रिटी, इज शी प्रिटी, इसका जवाब होगा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आगे है ऑफ कोर्स शी स्पीक्स उर्दू, डज शी स्पीक्स उर्दू, सवाल बनेगा डज शी स्पीक्स उर्दू। नेक्स्ट है यस शी विल कम एंड लिव इन लाहौर, विल शी लिव इन लाहौर। आगे शी इज टॉल एंड स्लेंडर एंड हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर, हाउ डज शी लुक लाइक, हाउ डज शी लुक लाइक, ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट राइटर कहता है कि इन दिस यूनिट वी विल लुक क्लोजली एट 8 डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश, लेट अस फर्स्ट लर्न द रूल्स। कहता है कि इस यूनिट में हम सवालात पूछने के मुख्तलिफ जो रूल हैं, 8 डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, 8 सवालात पूछने के मुख्तलिफ जो रूल्स हैं वो देखेंगे और वो सीखेंगे। इंग्लिश में 8 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम किस तरह सवालात पूछ सकते हैं, सवालात बना सकते हैं, सवालिया फ़िक्रे बना सकते हैं, वो हम एक एक करके सीखेंगे। क्वेश्चन टाइप 1, पहली किस्म का सवाल जो है, सवालात बनाने की जो पहली किस्म है। मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट है शी इज़ प्रिटी, वो खूबसूरत है, तो इसका क्वेश्चन आगे बना है इज़ शी प्रिटी, क्या वो खूबसूरत है। तो ये कैसे बनाया गया है सवालिया सेंटेंस। प्लीज़ नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द सब्जेक्ट शी ऑफ द स्टेटमेंट एंड द वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वर आर इन्वर्टेड, चेंज्ड, राउंड और रिवर्स्ड। कहते हैं कि शी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और प्रिटी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो जो शी सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब, ये तरतीब होती है इंग्लिश का जो सेंटेंस है, ये तरतीब होती है। 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं इंग्लिश के सेंटेंस में। पहला सब्जेक्ट शी, इज़ वर्ब और उसके बाद प्रिटी जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम, वर्ब जो है वर्ब टू बी जिसको कहते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर को हम वर्ब टू बी कहते हैं। तो वर्ब टू बी जो है इज़, एम, आर जो है इसको सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे तो फ़िक्रा जो है वो सवालिया बन जाएगा। ये है पहला रूल। तो पहला रूल ये हो गया कि वर्ब टू बी जो कि इज़, एम, आर, वाज, वर होता है, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे तो फ़िक्रा जो है वो सवालिया हो जाएगा। जैसे ये है शी इज़ प्रिटी, इज़ को शी से पहले लिख लिया तो फ़िक्रा जो है वो सवालिया हो गया। ये पहला रूल हो गया, पहली क्वेश्चन टाइप होगी। नीचे इसी की बुनियाद पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3। राइटर कहता है कि रीड द फॉलोइंग आंसर्स एंड राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस by reversing the sentence structure, follow the rule given above in question type 1। क्वेश्चन टाइप 1 जो है इसमें जो रूल दिया गया है उसको उस पे अमल दरामद करते हुए फ़िक्रे का जो स्ट्रक्चर है उसको रिवर्स करके हमने सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपको पेपर में भी आ सकता है, तो आपने इसको समझ लेना है। अगर ये आ जाए तो आप इसको इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपने हल कर देना है। जैसे ये लिखा है दे आर इंग्लिश, तो इज़, एम, आर, वाज, वर जो है इसको सब्जेक्ट से पहले, पहला लफ्ज़ जो है वो सब्जेक्ट है, दे से पहले आर को ले आए, आर दे इंग्लिश, और आगे जब सवालिया फ़िक्रा बन जाता है तो उसके आगे सवालिया निशान भी होता है। जैसा कि ऊपर इज़ शी प्रिटी जो है उसके बाद सवालिया निशान लगा हुआ है। इसी तरह आपने जब सवालिया फ़िक्रा बनाना है तो एंड पे सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो ज़रूर होना चाहिए। दे आर इंग्लिश का हो जाएगा आर दे इंग्लिश। नेक्स्ट है अंजम वाज देयर, तो सवालिया फ़िक्रा हो जाएगा वाज अंजम देयर।
उसके बाद दे वर एट होम, वर दे एट होम, सलीमा वाज द बेस्ट स्टूडेंट, वाज सलीमा द बेस्ट स्टूडेंट, आई एम फ्राम पाकिस्तान, इसका हो जाएगा एम आई फ्राम पाकिस्तान। ये होगी क्वेश्चन टाइप 1, आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत आसान है, आपने इसको ज़हन में रख लेना है। क्वेश्चन टाइप 2, दूसरी तरह के सवालात हम कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट है शी हैज़ फिनिश्ड स्कूल, वो स्कूल मुकम्मल कर चुकी है। हैज़ शी फिनिश्ड स्कूल, हैज़ जो है वो शी से पहले आ गया, हैज़ जो है ये सब्जेक्ट से पहले लगा दिया गया और सवालिया फ़िक्रा बना दिया गया है। तो क्वेश्चन टाइप 2 में ये दूसरी तरह के सवालात जो हैं, इनमें हम जो है हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज़ है या हैव होता है या कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे तो फ़िक्रा जो है वो सवालिया बन जाएगा। इसी तरह जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 4 करनी है। फॉर्म क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग आंसर्स बाय following the type 2 rules given above. You may notice that there are different auxiliary verbs used, but you can follow the same rule. Follow the example. ठीक है, कहता है जी एक्सरसाइज नंबर 4 में कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनको सब्जेक्ट से पहले लगा के हम जो है सवालिया फ़िक्रा बना सकते हैं। पहला है जी, मिसाल जो पहली दी गई है, ही कैन टेक इट टू द स्टेशन। इसमें कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, कैन को पहले लगा लें ही से तो फ़िक्रा सवालिया हो जाएगा। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले ले आए कैन को, कैन ही टेक इट टू द स्टेशन। नेक्स्ट है शी विल कम टू कराची। विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको शी से पहले लगा लें, विल शी कम टू कराची, सवालिया फ़िक्रा हो जाएगा। शी हैज़ बॉट अ न्यू कार, हैज़ शी बॉट अ न्यू कार, इस तरह ये भी सवालिया फ़िक्रा हो गया। दे विल गो फॉर हज दिस ईयर, विल दे गो फॉर हज दिस ईयर, विल पहले आ जाएगा। अर्जुमान कैन टेल हर, कैन अर्जुमान टेल हर, कैन जो है वो पहले आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन टाइप 2 के सवालिया फ़िक्रे बन जाएंगे। ये भी आपने ज़हन में रखने हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, ये इम्तिहान के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यही लर्निंग है इस यूनिट के इस सेक्शन में, सेक्शन ए में। आगे क्वेश्चन टाइप 3, ही लाइक्स कॉफ़ी, वो काफ़ी पसंद करता है, तो इसका सवालिया होगा डज़ ही लाइक कॉफ़ी, क्या वो काफ़ी पसंद करता है। तो क्वेश्चन टाइप 3 में, तीसरी किस्म के सवालात में, अगर वर्ब टू बी और एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, अगर इस्तेमाल ना किया गया हो तो हम कैसे सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे। हम डू, डज और डिड को इस्तेमाल करके हम सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे। जैसा कि ही वेंट टू सियालकोट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब टू भी नहीं है, तो हम इसमें डिड, डू, डज को इस्तेमाल करके इनमें से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे। तो क्योंकि ये ही वेंट टू सियालकोट पास्ट टेंस का है तो हम पास्ट टेंस के लिए डिड लगाते हैं। डिड ही गो टू सियालकोट। दे नीड ए कार, उन्हें एक कार की ज़रूरत है। ये प्रेजेंट का है, अगर प्रेजेंट का फ़िक्रा होगा तो हम डू या डज इस्तेमाल करेंगे, अगर पास्ट का फ़िक्रा होगा तो हम डिड इस्तेमाल करेंगे सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए। सवालिया तो ये है दे नीड अ कार, ये प्रेजेंट टेंस का फ़िक्रा है तो हम लिखेंगे डू दे नीड अ कार। इसी की बुनियाद पर क्वेश्चन टाइप 3 की बुनियाद पर एक्सरसाइज नंबर 5 है फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आंसर्स। कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई इनमें से सवालात बनाएं जी। डज शी कम फ्रॉम लाहौर,
शी कम्स फ्राम लाहौर, ये मिसाल दी गई है, शी कम्स फ्राम लाहौर। डज शी कम फ्राम लाहौर, आई इंजॉयड दैट फिल्म। इसका होगा सवाल, डिड आई इंजॉय दैट फिल्म। नेक्स्ट है, आई लाइक दिस म्यूजिक, डू आई लाइक दिस म्यूजिक। रूही वॉन्ट्स टू कम, इसका होगा डज रूही want to come। Fahid ate all the cake, did Fahid eat, फिर ate नहीं होगा eat होगा, did Fahid eat eat all the cake। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें राइटर कहता है यू आर हेल्पिंग अ वुमेन फिल इन द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, शी डज नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, you must make the questions easier for her by repeating them in a different way। कहता है कि आप एक खातून की वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करने में उसकी मदद कर रहे हैं। वो जो सवालात पूछे गए हैं उसकी एप्लीकेशन फॉर्म में उसको समझ नहीं आ रही, और आप जो हैं उन सवालात को आसान बना रहे हैं मुख्तलिफ़ अल्फाज में, मुख्तलिफ़ तरीके से। जैसा कि होम ड्रेस जो है वहाँ लिखा हो तो आप कहेंगे व्हाट इज़ योर होम ड्रेस, वेयर डू यू लिव। मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल करके उसको समझाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो पहला है नेम इन फुल, यानी कि आपने उससे कहना है कि अपना फुल नाम जो है वो बताओ। तो आप इंग्लिश में उसको मुख्तलिफ़ वर्ड्स इस्तेमाल करके आप पूछेंगे योर कंप्लीट नेम, व्हाट इज़ योर कंप्लीट नेम, ये आप कह सकते हैं उसको। होम एड्रेस, वो जैसे कि ऊपर लिखा व्हाट इज़ योर होम एड्रेस, वेयर डू यू लिव, यही आप कहेंगे। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी को उसको समझ नहीं आ रही तो आप कैसे समझाएंगे, आप कहेंगे विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू। एज, एज आपने उसको समझाना है तो आप कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। मैरिटल स्टेटस में आप कहें आर यू मैरिड। पर्पस ऑफ विजिट, वाई आर यू गोइंग टू विजिट दैट कंट्री। प्लेस ऑफ बर्थ, वेयर वाज योर, वेयर यू गॉट बर्थ, वेयर यू गॉट बर्थ या वेयर डिड यू गेट योर बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। लेंथ ऑफ विजिट, फॉर हाउ मैनी डेज और मंथ्स आर यू गोइंग देयर। डेट ऑफ रिटर्न, व्हेन विल यू कम बैक। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं इस्तेमाल करके आप जो है उसको समझा सकते हैं। क्वेश्चन टाइप 4, 3 हमने पढ़ लिया, 4 क्वेश्चन टाइप 4 है शी हैज़ 3 ब्रदर्स, डज शी हैव एनी ब्रदर्स। नेक्स्ट है शी हैज़ गॉट 3 ब्रदर्स, डज शी हैव एनी ब्रदर्स। शी हैज़ गॉट 3 ब्रदर्स, हैज़ शी गॉट एनी ब्रदर्स। तो इस क्वेश्चन टाइप में राइटर कहता है इन द फर्स्ट सेंटेंस शी हैज़ 3 ब्रदर्स, हैज़ इज़ नॉट एन एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। कहता है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है शी हैज़ 3 ब्रदर्स, इसमें हैज़ जो है वो एज अ हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए सवाल जो है बनाने के लिए, सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हैज़ को बाहर नहीं हमने निकाला, हमने डू, डज या डिड का इस्तेमाल किया है। ये क्वेश्चन टाइप 3 जो है उस तरह का, ये उससे मिलता जुलता ये भी है।
In the second sentence, she has got three brothers is an auxiliary verb. Therefore, the subject of the sentence she and has can be inverted to form a question. तो दूसरा जो सेंटेंस है she has got three brothers, इसमें has जो है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे हम हैज़ को बाहर निकाल के उससे सवालिया फ़िक्रा बना सकते हैं सब्जेक्ट से पहले लेके। एक्सरसाइज नंबर 7 है फॉलो द क्वेश्चन टाइप 4 रूल एंड देन राइट क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग। सईद हैज़ अ गुड जॉब। तो पहला जो है सईद हैज़ अ गुड जॉब, इसका सवालिया होगा डज सईद हैव अ गुड जॉब। दूसरा होगा मिस्टर सईद हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन। हैज़ मिस्टर सईद गॉट 2 चिल्ड्रन? They have got a new car. Have they got a new car? We had a very large house in Karachi. Did we have a very large house in Karachi? या had we have a very large house in Karachi? तो इस तरह ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइप 5। जमाल टोल्ड मी अबाउट द फिल्म। Who told you about the film? Who is used to ask about the subject of the sentence when the subject is human. Who लगा के जो है ये सवालिया फ़िक्रा बनाया गया है। Who is used to ask about the subject of the sentence when the subject is human. Who जो है ये इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के साथ। Who जो है ये इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए। यानी कि अगर सब्जेक्ट जो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो इंसान हो तो उसके बारे में पूछने के लिए। नाउ फॉलो द क्वेश्चन टाइप 5 रूल एंड फॉर्म क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो है जायद एट ऑल द केक, इसका होगा क्वेश्चन हु एट ऑल द केक। दूसरा है उज़मा रैंग मी लास्ट नाइट, हु रैंग यू लास्ट नाइट। माई हस्बैंड रिपेयर्ड द कार, हु रिपेयर्ड द कार। मिस्टर एंड मिसेस हक विजिटेड अस, हु विजिटेड अस। तो ये हो जाएंगे इनके हु लगा के जो इंसानों के नाम हैं उनकी जगह पे हु इस्तेमाल करके बाकी फ़िक्रा उसी तरह रहेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन टाइप 6 है द फिल्म फ्राइटेंड हिम, व्हाट फ्राइटेंड हिम। व्हाट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट ह्यूमन। व्हाट इस्तेमाल करके भी हम जो है वो सवालिया फ़िक्रे बना सकते हैं। तो व्हाट इस्तेमाल होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पूछने के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट इंसान ना हो। हु जो है वो इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट इंसान हो, ह्यूमन हो। तो व्हाट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए जब सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट इंसान ना हो। फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज 9 में है जी। पहला है द हैवी रेन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, तो इसका होगा व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। द स्टॉर्म वोक मी अप, इसका होगा व्हाट वोक यू अप। अ ट्री फेल ऑन द कार, व्हाट फेल ऑन द कार। तो इस तरह जो है ये सवालिया फ़िक्रे बनेंगे।
नेक्स्ट ये जो है एक्सरसाइज 10 में ये कहता है कि इसमें राइटर कहता है कि जॉर्ज जो एक ब्रिटिशर है वो पाकिस्तान में आता है, यहाँ सेटल होने की कोशिश करता है और वो एक होटल में जो है कराची के एक होटल में वेटर से गुफ्तगू कर रहा है। तो वेटर जो है वो टूटी फूटी इंग्लिश जो है वो उससे बोल रहा है। तो राइटर कहता है कि आप उसकी इंग्लिश देखें और उसको जो उसकी इंग्लिश में मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। जैसा कि इसमें वेटर कहता है वेयर यू, यानी कि वो कहना चाहता है कि आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, इस तरह ठीक होगा। कहता है फ्रॉम लंदन। व्हेन यू अराइव हेयर, यानी आप यहाँ कब पहुँचे। तो आप इसको ठीक कर सकते हैं व्हेन डिड यू अराइव हेयर। हाउ फिर वो कहता है लास्ट नाइट। तो आगे से वेटर कहता है हाउ लॉन्ग यू स्टे इन कराची, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन कराची। आई विल बी हेयर फॉर अबाउट अ वीक। यू लाइक कराची, डू यू लाइक कराची। ये उसके रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं, उसके साथ एस्टेरिक का निशान है लगाया गया ताकि आप इसको ठीक करें। यू बीन हेयर बिफोर, हैव यू बीन हेयर बिफोर, यस आई हैव। हाउ मैनी टाइम्स यू बीन हेयर, फॉर हाउ मैनी टाइम्स हैव यू बीन हेयर, और जस्ट वंस। यू फ्लाई फ्रॉम लंडन, did you fly from London? Yes, but I was in Islam for a few days first. You businessman? Are you businessman? Yes, I am. Are you married? No. How many family members you got? How many family members have you got? वो कहता है माई पेरेंट्स। इस तरह जो है आप उसकी गलतियां जो है यू नो हैव ब्रदर सिस्टर्स, डू यू हैव ब्रदर्स और सिस्टर्स, इस तरह आप उसकी गलतियां जो हैं वो ठीक करेंगे। आगे है फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन टाइप 7 पे। इसमें स्टेटमेंट नंबर 120 बस गोज देयर, 120 नंबर वाली बस वहां जाती है। विच बस गोज देयर, तो उसका सवाल बन गया, सवालिया बन गया फिक्रा। विच बस गोज देयर, कौन सी बस वहां जाती है। एक और मसला है अंजम्स फादर डाइड, whose father whose mother died या whose father died। which and whose are used to ask about part of the subject of the sentence। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हिस्सा है उसके बारे में पूछने के लिए, सब्जेक्ट का जो हिस्सा है सेंटेंस का उसके बारे में पूछने के लिए विच और हुज का इस्तेमाल होता है। कंपेयर आयशाज मदर डाइड, हु डाइड। आयशाज मदर डाइड, आयशा की माँ की वफात हुई। हु डाइड, किसकी वफात हुई। आयशाज मदर डाइड, हुज मदर डाइड। ये दो तरह के इससे आगे सवालिया फ़िक्रे बन सकते हैं। आयशाज मदर डाइड का एक तो ये हो गया हु डाइड, किसकी वफात हुई, कौन मरा। हुज मदर डाइड, या किसकी माँ मरी। एक्सरसाइज 11 जो है ये हमने हुज और विच को लगा के इस्तेमाल करना है। कीपिंग द क्वेश्चन टाइप 7 रूल बिफोर यू राइट क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर। कीप द बोल्ड वर्ड इन माइंड बिफोर राइटिंग द क्वेश्चन। अंजम्स सन वन फर्स्ट प्राइज, इसका एक सवालिया फिक्रा ये हो जाएगा हु वन फर्स्ट प्राइज, और दूसरा भी वही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है। अंजम सन वन फर्स्ट प्राइज, तो ये हो जाएगा हुज सन वन फर्स्ट प्राइज। हु वन फर्स्ट प्राइज और हुज सन वन फर्स्ट प्राइज। इस तरह दो सवालिया फिक्रे बनेंगे इनके। आगे आखिरी क्वेश्चन टाइप है क्वेश्चन टाइप नंबर 8। इसमें मिसालें दी गई हैं। हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी। व्हाट डिड ही ब्रेक, उसने क्या तोड़ा, इसका हो जाएगा। आई मेट अलीज फादर, हु डिड यू मीट।
मैं अली के बाप से मिला, तो इसका हो जाएगा हु डिड यू मीट, आप किस से मिले। आई मेट अलीज फादर, हुज फादर डिड यू मीट, मैं अली के बाप से मिला, आप किसके बाप से मिले, उसका सवालिया फिक्रा हो जाएगा। आई ड्रोव द ऑफिस कार, विच कार डिड यू ड्राइव, कौन सी कार आपने ड्राइव की। आई स्पोक टू अलीज फादर, टू होम डिड यू स्पीक, which, what, who, whose and whom can be used to ask about parts of the sentence other than the subject। तो which, what, who, whose and whom जो है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के अलावा जो है दूसरा हिस्सा जो है सेंटेंस का उसके बारे में पूछने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12 है फॉलो द क्वेश्चन टाइप रूल 8 केयरफुली एंड देन फॉर्म क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर्म। तो एक्सरसाइज नंबर 12 जो है ये हमने रूल नंबर 8 ए को ज़हन में रख के हल करनी है। ये होगा ही स्टोल माई फादर्स वॉच, ही जो है ये बोल्ड है तो इसको ज़हन में रख के हमने क्वेश्चन बनाना है, सवालिया फिक्रा बनाना है। हु स्टोल माई फादर्स वॉच, पाकिस्तान बीट इंडिया बाई 94 रन्स, which country was beaten by Pakistan by 94 runs, he broke the world record, who broke the world record, he broke the world record, the world record को ज़हन में रख में बनाना है तो ये होगा which record was broken by him। आगे रूल है क्वेश्चन टाइप 8 के बी जो रूल है ही केम लास्ट वीक, तो लास्ट वीक वक़्त को ज़ाहिर कर रहा है तो इसके लिए व्हेन इस्तेमाल होगा। व्हेन डिड ही केम, वो कब आया, ही केम लास्ट वीक, वो लास्ट वीक को आया। ही लिव्स इन कराची, कराची बोल्ड है तो कराची को ज़हन में जगह है। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। ही क्राइड बिकॉज हिज मदर लेफ्ट, बिकॉज हिज मदर लेफ्ट जो है इसको ज़हन में रख के बनाना है। वाई डिड ही क्राई, वो क्यों रोया। ही ओपन द डोर विद अ की, हाउ डिड ही ओपन द डोर। इन रूल्स को ज़हन में रख के हमने एक्सरसाइज नंबर 13 करनी है। ही केम बाई बस, इसका होगा हाउ डिड ही कम, केम बाई बस वो बस के जरिए आया। हाउ डिड ही कम, वो कैसे आया, हाउ डिड ही कम। ही बॉट इट इन न्यूयॉर्क, वेयर डिड ही बाई इट फ्रॉम। आई सॉ आयशा लास्ट वीक, व्हेन डिड यू सी आयशा। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, वाई डू यू लाइक हिम। तो इस तरह इनके सवालिया जो हैं फ़िक्रे बनेंगे, आपने इनको ज़हन में रख लेना ताकि अगर ये पेपर में आ जाए तो आप इनको आसानी से हल कर सकें। इस तरह क्वेश्चन टाइप 8 की सी सेक्शन में है मिस्टर अख्तर केम यस्टरडे, कल मिस्टर अख्तर आया। तो मिस्टर अख्तर बोल्ड है तो इसको ज़हन में रख के सवालिया फ़िक्रा बनाना है तो ये होगा हु केम यस्टरडे, कल कौन आया। आई मेट अख्तर, होम डिड यू मीट, माई एक्सपेंसिव वेज ब्रोक, वट ब्रोक। तो इस तरह आपने जो है सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं, क्वेश्चंस वाले सेंटेंस बनाने हैं। जितनी भी 8 टाइप्स हमने पढ़ी हैं ये ज़हन में आपने रखनी है। ये यूनिट नंबर 1 का सेक्शन पहला सेक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। तो आपने ये तमाम रूल जो है और तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपने ज़हन में रखनी है एग्ज़ाम्स के हवाले से। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसी यूनिट का सेक्शन बी स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर में हम इस सेक्शन में हम दो टेंस पढ़ेंगे। टेंसेस आपने सुना होगा, इंग्लिश में टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टेंसेस के अलावा तो कुछ भी समझ नहीं आती। अगर टेंसेस को हम ठीक तरह इन डिटेल समझ लें तो इंग्लिश लिखने, बोलने, समझने में या सुनने में हमें कोई जो है दुश्वारी पेश नहीं आती। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ दो टेंस जो हैं वो सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं। तो देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल प्रेजेंट tense is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो किसी भी काम को, किसी भी कंडीशन को, किसी भी वाक़या को जो है, जो हाल में प्रेजेंट में कोई काम होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका इसमें वो आता है। अगर कोई भी काम, कोई इवेंट, कोई कंडीशन जो है वो हाल में होता है, मौजूदा वक्त में कोई काम होता है तो उसको कहते हैं हम ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उर्दू फ़िक़रात के एंड में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है और वो फ़िक्रे जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस के फ़िक्रे होते हैं। कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, हम देखते हैं। द वाइफ वेट्स पेशेंटली वाइल द हस्बैंड बुक्स द टिकट्स। यानी कि हस्बैंड जो है वो टिकट्स बुक करता है और वाइफ जो है वो सब्र के साथ इंतज़ार करती है। The shelf holds 3 books and a vase of flowers. The crowd moves across the auditorium in an attempt to see the film star। तो प्रेजेंट टेंस जो है इसकी एक और भी निशानी है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे वेट है, होल्ड है, मूव है, तो इनकी पहली पहली फॉर्म जो है वर्ब्स की इस्तेमाल की गई है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस उन चीज़ों के बारे में बताता है जो हाल में, मौजूदा वक्त में जो काम होता है, जो बात होती है, जो चीज़ होती है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स सच एज साइंटिफिक फैक्ट एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जनरल जो ट्रूथ्स होती हैं, आम सच्चाइयाँ, मशहूर सच्चाइयाँ जो होती हैं ज़िंदगी की, जैसा कि साइंसी हक़ाइक़ हो गए, तो उनको बयान करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेक्टेंगल्स हैव 4 साइड्स, रेक्टेंगल्स की 4 साइड्स होती हैं। ये एक जनरल ट्रूथ है। पाकिस्तान डे टेक्स प्लेस ऑन मार्च 23। तो 23 मार्च को पाकिस्तान डे होता है। तो ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। द मून सर्कल्स द अर्थ वंस एवरी 28 डेज। चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, हर 28 दिन में एक चक्कर जो है वो मुकम्मल करता है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज टू इंडिकेट हैबिचुअल एक्शन, इवेंट और कंडीशन एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हैबिचुअल एक्शन जो है, आदतन जो एक्शन जो होता है, अमल होता है, उसको बयान करने के लिए, किसी इवेंट को बयान करने के लिए या किसी कंडीशन को बयान करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। माई फादर गोज़ टू प्ले टेनिस एवरी सैटरडे इवनिंग। मेरा बाप हर सैटरडे इवनिंग को टेनिस खेलने जाता है। ये हैबिचुअल है। हैबिचुअल एक्शन को बयान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया है। माई ग्रैंड मदर सेंड्स मी न्यू क्लोथ ईच स्प्रिंग। द प्ले एंड्स विद अपलॉज बाय द क्राउड। तो इस तरह जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। वाइल द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस आर समटाइम्स यूज इंटरचेंजेबली, द प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस एम्फेसाइजेज द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, इवेंट और कंडीशन। ये तो हो गया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, यानी हाल में कोई काम, मौजूदा वक्त में कोई काम
हो रहा हो, कोई काम जारी हो, कंटिन्यूस हो रहा हो, वाक़या हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के फ़िक़रात के एंड में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ जैसे अल्फाज आते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम वाचिंग टीवी। किसी काम का हो रहा होना, जारी होना हाल में, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह के ये फ़िक्रे हैं। नुमान इज़ लुकिंग फॉर दी पेपर बैक एडिशन ऑफ ऑल ऑफ हैरी पॉटर्स बुक्स। डॉली इज़ डस्टिंग ऑल हर बुक शेल्व्स। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। The simple present tense is one of the most common tenses in English. There are only two basic forms for the simple present tense. One ends with s and the other doesn't. Here are the rules using the simple verb sing. यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को बयान किया गया है कि किस तरह बनता है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट होता है जैसा कि आई, उसके बाद वर्ब फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, और उसके बाद मिसाल दी गई है। जैसा कि मैं गाता हूँ अगर हम कहें तो होगा आई सिंग, आई सिंग। आप गाते हैं, यू सिंग। वो गाता है, ही, सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स। अगर ही हो या शी हो या सब्जेक्ट वाहिद हो तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। जैसा कि ही है तो सिंग के साथ सिंग्स हो जाएगा, ही सिंग्स, वो गाता है। लेकिन आई के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होता। उसके बाद शी सिंग्स हो जाएगा, इट सिंग्स, वी सिंग। वी ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल होता है, हम जिसका मतलब होता है तो उसके साथ सिंग होगा, दे सिंग। इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इन अदर वर्ड्स ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट हैव टू हैव अ वर्ब विद एस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही, शी और इट, अगर ये इस्तेमाल हों तो इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। जैसे सिंग के साथ सिंग्स हो गया। With most verbs, the third person singular form is created simply by adding s. However, with some verbs, you need to add es or change the ending a little. Here are the rules. Verb ending in s, how to make third person singular. Example, कुछ अल्फाज, यानी कि राइटर यहाँ कहना चाहता है कि कुछ अल्फाज के साथ एस लगाते हैं और कुछ के साथ ई एस लगाते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसा कि ही, शी, इट, तो वर्ब के साथ एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं। तो कुछ अल्फाज के साथ एस लगता है और कुछ अल्फाज के साथ ई एस लगता है। जैसा कि सिंग के साथ सिंग्स एस लगा है। इसी तरह लफ्ज़ है पास, पास के साथ ई एस लगेगा, ही पासेस। इसी तरह नेक्स्ट, शी विशेस, विश के साथ ई एस आ गया। वॉच के साथ ई एस आ गया, वॉचेस, ही वॉचेस। कुछ अल्फाज जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, जैसे फ्लाई जो है, एफ एल वाई फ्लाई, तो इसके साथ जो है वाई की जगह पे आई आ जाएगा और फ्लाइज हो जाएगा, इट फ्लाइज। सिंपल नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 14 है, चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब। प्रेजेंट टेंस के वर्ब को ज़हन में रखते हुए ये एक्सरसाइज करनी है हमने, और ये अल्फाज दिए गए हैं और हमने देखना है कि कौन सा लफ्ज़
इनमें से चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन बतानी है। आई वर्क, वर्क्स, वर्क्स, इनमें से कौन सा लफ्ज़ ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के हवाले से आई वर्क इन अ बैंक, WORK वर्क। शी लिव्स, LIVES, क्योंकि सब्जेक्ट वाहिद है शी, तो लिव्स हो जाएगा, लिव्स इन फैसलाबाद। इट रेन्स, RAIN, रेन्स ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट डे इन बुरबन। वी फ्लाई टू कोयटा एवरी समर। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो जैसा कि ही, शी, इट, तो फिर वर्ब के साथ SEIS का इजाफा करना है। जैसे इट रेन्स है, रेन के साथ एस का इजाफा हुआ है। माई मदर फ्राइज, फ्राइज, FRIES, फ्राइज एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी माँ, क्योंकि उसकी माँ वाहिद है तो इसमें भी वर्ब के साथ SEIS का इजाफा होगा। द बैंक, बैंक वाहिद है तो ये होगा बैंक क्लोजेज, CLOSES, क्लोजेज एट 4 o'clock। जमील ट्राइज, TRIES, ट्राइज वेरी हार्ड इन क्लास। माई लाइफ इज सो बोरिंग, आई जस्ट वॉच TV एवरी नाइट। माई बेस्ट फ्रेंड writes, WRITES, writes to me every week। तो ये होगी एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस की बुनियाद पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 15 है, रीड अ स्मॉल पैसेज अबाउट अजमल एंड शगुफ्ता हु वर्क इन द सेम ऑफिस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स दैट आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। ताकि अजमल और शगुफ्ता के बारे में ये पैसेज पढ़ें जो कि सेम ऑफिस में काम करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को ज़हन में रखते हुए आपने जो अल्फाज ब्रैकेट्स में दिए गए हैं वो लगाने हैं। आई एंड शगुफ्ता वर्क, तो जहाँ आई होगा उसके बाद जो वर्ब होगा उसके साथ SEIS का इजाफा नहीं होगा, वो वर्ब वैसे ही इस्तेमाल होगा। तो जहाँ शगुफ्ता या शी इस्तेमाल होगा उसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ SEIS का इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर आई एंड शगुफ्ता ये दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वर्क ही रहेगा, वर्क इन द सेम ऑफिस बट वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल। शी लाइक्स कॉफ़ी बट आई लव टी। आई वॉश माई कार every weekend but she never cleans hers. She smiles all the day at work but I feel miserable. I complain about the boss all the time but she thinks the boss is a nice person. When I finish work I like to go out with my friends but Shagufta goes straight back home. The boss thinks Shagufta is a good worker। तो इस तरह आप इसको फिल करेंगे। आगे है एक्सरसाइज नंबर 16। चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स एंड देन यूज देम इन इट्स अप्रोप्रिएट ब्लैंक स्पेसेस। ये कुछ वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स दिए गए हैं। ब्रश, कॉम, ईट, गेट ड्रेस्ड, गेट अप, गो, टेक, मेक, पिक अप, पुट ऑन, रिंग्स, वेक अप, वियर, ड्रिंक। इनको लगाना है हमने खाली जगह पे, जो अप्रोप्रिएट खाली जगह होगी उस पे हमने लगाना है और इसको फिल करना है। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ और बोलता हूँ तो आप सुन लें और इसको फिल अप कर लें। एवरी वीकडे मॉर्निंग आई wake up as soon as my alarm rings. After 10 minutes, I get up and go to the bathroom. I take a shower, brush my teeth, and comb my hair.
Later I put on my makeup and get dressed. I usually wear shalwar kameez with sandals or shoes. Next, I usually go to the kitchen and eat m- myself breakfast. I sometimes drink coffee instead of tea. For breakfast, I often make cornflakes, toast, drink, and marmalade and a piece of fruit. After breakfast, I pick up my car keys and go to work. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं इज़ एम आर में से कोई एक लफ्ज़। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई के बाद एम आ गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म वाच आ गया, वाच के साथ आईएनजी वाचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी। तो इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग टू कंपोनेंट्स, द वर्ब बी इन द प्रेजेंट टेंस एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। Here are the rules using the example verb sing। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू बी जिसको हम इज एम आर वाज वर कहते हैं, और उसके साथ आई एन जी वर्ब मेन वर्ब और उसके साथ आई एन जी। आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूँ। यू आर सिंगिंग, आप गाना गा रहे हैं। ही इज सिंगिंग, वो गाना गा रहा है। शी इज सिंगिंग, वो गा रही है। इट इज सिंगिंग, वी आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। इस तरह होगा। हाउ टू मेक द आई एन जी फॉर्म। ताकि आई एन जी किस तरह लगाना है, वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के बाद हम आई एन जी लगा देते हैं। तो इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। यू के साथ आर आ जाएगा, आई के साथ एम आ जाएगा। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ या बैठ रहा हूँ। आई एम नॉट स्टैंडिंग, यू आर रीडिंग देयर बुक्स, दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। वाट आर यू डूइंग, वाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क। इस तरह ये सवालिया फ़िक्रे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बनते हैं। नीचे मज़ीद फ़िक्रे हम देखते हैं। आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम रीडिंग द बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स, मैं डॉक्टर बनने के लिए स्टडी कर रहा हूँ, मैं गुलिवर ट्रेवल्स की बुक पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मनफी फ़िक्रा बनाना हो तो इज़ एम आर के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसा कि आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक। अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सवालिया फ़िक्रा बनाना हो तो इज़ एम आर को सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। जैसा कि आर यू वर्किंग ऑन एनी स्पेशल प्रोजेक्ट्स एट वर्क, आरंट यू टीचिंग, ये सवालिया भी हो गया और मनफी भी हो गया। तो टू डिस्क्राइब एन इवेंट, एक्टिविटी या सिचुएशन दैट हैपेंड इन द पास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई काम आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद पास्ट कंटिन्यूस अगर आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस में हम इज़ एम आर की जगह पे वाज वर लगा देंगे। यानी कि कोई काम गुजरे हुए वक़्त में जारी रहा तो उसके लिए हम आई वाज वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे चलता रहा था। To describe an event, activity or situation happening in the past at the same time as another event happened। तो ये पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बयान करने के लिए हम वाज वर का इस्तेमाल जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 17। क्रिएट अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बाय अरेंजिंग द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका हमने सेंटेंस लिखना है वर्ड्स को अरेंज करके। तो ये हो जाएगा शी वियर ईयर रिंग्स। तो ये हो जाएगा शी इज़ वियरिंग ईयर रिंग्स। शी इज़ वियरिंग ईयर रिंग्स। इट इज़ रेनिंग टूडे। आई एम हैविंग गुड टाइम। दे आर वेटिंग ट्रेन। I am studying. We are walking. We are planning our work. Exercise number 8. Write sentences with present continuous tense. What is he doing? What are they doing? What are they doing? What is she doing? What is he doing? What is doing का फिक्रा हो जाएगा वो क्या कर रहा है, ये हमने बताना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। What is he doing? He is reading। हम कह सकते हैं he is reading। What are they doing? They are, ये जो दो बंदों की तस्वीर है, they are talking about something। What are they doing? ये जो नीचे है, they are taking tea। What is she doing? She is carrying luggage। She is carrying luggage। What is he doing? He is cooking। वो कुकिंग कर रहा है तो हम कहेंगे ही इज कुकिंग। एक्सरसाइज नंबर 19। विच टेंस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विल बी सूटेबल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमने बताना है कि इनमें कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस। राइट नो दानियाल इज एम आर आ गया तो समझ लें इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। दानियाल नाउ इज स्लीपिंग। दे to some music on the radio। They are listening to some music on radio। Do you believe in ghosts? Daniel, does this book belong to you? Bilal, do you listen to me? What are you thinking about right now? My mother makes breakfast every morning at 7। What book are you reading at the moment? इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 18 है आगे, 18 नहीं है 20 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी कंप्लीटेड यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। यू मस्ट यूज द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो नीचे जो है सेंटेंस कंप्लीट करने हैं प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दोनों में से एक लगा के। पहली मिसाल है, राइट नो आई am sitting at my desk। Every Monday Sami takes his children to the cricket ground। Be quiet, Abu is sleeping। Don't forget to take your umbrella, it is raining। I hate living in Murray because it rains a lot there। I am sorry I can't hear what you are saying because everybody is talking so loudly। My teacher writes a book about his adventures in Afghanistan। Do you want to come over for dinner tonight? Oh, I'm sorry I can't। I'm going to music concert tonight।
विद सम फ्रेंड्स। तो इस तरह आप जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे और इसको याद रखेंगे और इसकी एक्सरसाइजेज जो है इसको भी ज़हन में रखेंगे ताकि एग्ज़ाम्स के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। आगे सेक्शन सी है रीडिंग, गेसिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। इसमें हम सीखेंगे कि अल्फाज के मैनी जो है वो हमने कैसे गैस करने हैं। तो सेक्शन सी में गैसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स में राइटर कहता है कि नए अंग्रेज़ी पढ़ने वाले जब भी अंग्रेज़ी का कोई नया लफ्ज़ देखते हैं तो उनमें से अक्सर परेशान होते हैं और चाहते हैं कि उनके साथीज़ा उन अल्फाज के मानी बताएं या फिर डिक्शनरी में मानी ढूंढने लगते हैं। इस तरह मुतालिया करना मुश्किल होता है। आप कोशिश करें कि लफ्ज़ के सियाक़ो सबाक और अंदाज़े से मानी समझने की कोशिश करें। तो जब भी आपको कोई नया लफ्ज़, इसमें यही राइटर समझाना चाहता है कि कोई नया लफ्ज़ आ जाता है तो उसका पहला तरीक़ाकार तो ये है कि आप उस लफ्ज़ का मीनिंग्स जो है वो आप डिक्शनरी में देखें। तो डिक्शनरी में देखने के लिए आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए या मोबाइल में डिक्शनरी होनी चाहिए। उसके लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन इम्तिहान में आपके पास डिक्शनरी नहीं होगी तो वहाँ आप क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में आप जो है किसी भी लफ्ज़ जो है मुश्किल वर्ड जो है उसका मीनिंग जो है गैस करना है आपने। तो कैसे गैस करना है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है, उसके सियाक़ो सबाक से, कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि उससे पहले उस अल्फाज से पहले क्या बात हो रही है, कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कौन सा पॉइंट डिस्कस हो रहा है, किस किस्म की बात हो रही है, और उसके बाद जो है वो किस किस्म के पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, किस किस्म की बातें हो रही हैं। इस चीज़ से कॉन्टेक्स्ट से उस लफ्ज़ के सियाक़ो सबाक से, यानी उससे पहले क्या हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, उससे अंदाज़ा लगाना है आपने कि इसका मीनिंग्स जो है उस पैराग्राफ के मुताबिक उसका मीनिंग्स जो है वो क्या हो सकता है। इसी तरह ये नीचे कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं राइटर ने और कहता है कि ये पैराग्राफ पढ़ के आप इनके बाद जो है कुछ वर्ड जो है पैराग्राफ में बोल्ड कर दिए गए हैं, बोल्ड, उसके बाद लता लिख दिए गए हैं। और राइटर कहता है कि आप अपना अंदाज़ा लगाएं, गैस करें कि आप ये वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग्स जो आपने गैस किए ये ठीक हैं या नहीं ठीक। अगर आपको उनका समझ नहीं आ रही उनके मीनिंग्स क्या है, आप डिक्शनरी में पहले अंदाज़ा लगाएं, गैस करें कि उनके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, और उसके बाद जो है उनके सामने लिख लें कि इसका ये मीनिंग हो सकता है। और उसके बाद आप डिक्शनरी में से देखें कि क्या ये आपने गैस ठीक किया था या गलत किया था। तो इस सेक्शन में यही आपको राइटर ने समझाने की कोशिश की है जो मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन। तो आगे है सेक्शन डी, राइटिंग वाला सेक्शन है, राइटिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस। तो इसमें राइटर कहता है कि वी जॉइन सेंटेंसेस इन मैनी डिफरेंट वेज। कहता है कि हम सेंटेंसेस को, फ़िक्रों को मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, जॉइन करते हैं। वो यूज़ एंड, बट, हाउएवर एंड मैनी सच कनेक्टर्स टू जॉइन टू शॉर्टर सेंटेंसेस एंड मेक देम लॉन्गर। कहता है कि हम एंड, बट, हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के और भी कई कनेक्टर्स हैं, अल्फाज हैं जिनको हम इस्तेमाल करके छोटे सेंटेंसेस को बड़ा बना देते हैं। तो कहता है इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू जॉइन सेंटेंसेस विद लिंकिंग वर्ड्स और कंजंक्शंस। तो कहता है कि इस सेक्शन में हम, राइटिंग वाले सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि सेंटेंसेस को लिंकिंग वर्ड्स या कंजंक्शंस, ये जो अल्फाज होते हैं जैसा कि एंड है, बट है, हाउएवर है या आर है, ओ आर, इन जैसे अल्फाज को इस्तेमाल करके हम कैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और लंबा बनाते हैं। तो इन ये जो अल्फाज जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जॉइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। तो इस सेक्शन में हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल पढ़ेंगे
कैसे हम कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। तो पहले कहता है कि कंजंक्शंस की दो इकसाम हैं, दोनों को बारी बारी देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। Coordinating conjunctions join single words or they may join groups of words, but remember they always join similar elements. For example, कहता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं ये सिंगल अल्फाज को भी आपस में जोड़ते हैं या ज़्यादा अल्फाज को भी आपस में जोड़ते हैं, लेकिन ये सिमिलर एक जैसे जो अल्फाज हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे, वर्ब फ्रेज को वर्ब फ्रेज से कनेक्ट करेंगे, सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग, ये सम कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड, बट, और, येट, फॉर, नॉर और सो। इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये नीचे इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा कि एंड है। पहले एंड की मिसालें लिखी गई हैं। ताहिर सेंट इन हिज एप्लीकेशंस एंड वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स। इसी तरह नीचे बट की मिसालें लिखी गई हैं। आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है इसकी तारीफ याद कर लेनी है। ये जो ऊपर लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन है, और नीचे ये सेंटेंस प्लस सेंटेंस यहाँ तक आपने याद कर लेनी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस join single words or they may join groups of words, but remember that they always join similar elements. For example, subject plus subject, verb phrase plus verb phrase, sentence plus sentence। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। और ये नीचे ये भी जो उसकी मसाले हैं एंड, बट, आर, येट, फॉर, नार, और नीचे जो मसाले हैं एंड की, बट की, ये एक एक मिसाल जो है एक एग्जाम्पल, उसके बाद आर की एक एग्जाम्पल, ये आपने याद कर लेनी है, ताकि अगर पेपर में आ जाए कि आप बताएं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स लिखें तो आपके जहन में हो। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज कॉल्ड डिपेंडेंट वर्ड और सबऑर्डिनेटर। इसको डिपेंडेंट वर्ड और सबऑर्डिनेटर भी कहते हैं। ये डेफिनेशन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आपने याद कर लेनी है। जिस तरह ऊपर वाले की याद की इसी तरह ये भी याद कर लेनी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, और नीचे इसकी मिसालें भी याद कर लेनी है। ये है कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन: आफ्टर, बिफोर, व्हेन, while, since, until, because, since, now, that, as, in, order, that, so, although, though, even though, whereas, while, if, unless, only if, whether or not, even if, in case। ये सारी इसकी जो है मिसालें हैं नीचे लिखी हुई। कंजंक्शन सैम्पल सेंटेंसेस, तो ये अल्फाज और उनके सामने उसकी मिसाल सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये भी आपने याद कर लेने हैं ताकि इम्तिहान में अगर आपको ये डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए विद एग्जांपल्स तो आपके जहन में हो और आप उसको लिख सकें। एक्सरसाइज नंबर 26 है विच कंजंक्शन फिट्स बेस्ट इन दिस सेंटेंस। ये भी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की एक्सरसाइज भी आ सकती है एग्ज़ाम में। आई एम हंग्री, नीचे कंजंक्शंस लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक लगाना है। बट, आई एम हंग्री बट आई डोंट वांट टू ईट। डू यू वांट पिज़्ज़ा और OR अ बर्गर? आई वुड टेल यू इफ़ आई न्यू। कम एंड गेट इट। ही एट बिकॉज ही वॉज हंग्री। इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें भी करेक्ट कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है हमने। यू कैन कम टू द मीटिंग एज लॉन्ग एज यू डोंट से एनीथिंग एंड स्टे क्वाइट। आई एम नॉट लीविंग सो दैट आई गेट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू।
Ali is very tall while Ahmad is very short. You look as if you have seen a ghost. I refuse to pay anything until you do the work properly. You look as if you haven't eaten for a week. I came earlier so that I could talk to you privately. Are you okay? You look as if you have a problem. While his job is very interesting, it's very badly paid. We will go to the mountains on Saturday as long as it doesn't rain. नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 27। इसमें राइटर कहता है कि नीचे इमरान खान के हवाले से कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को एंड कंजंक्शन जो है, एंड कंजंक्शन, एंड का लफ्ज़ लगा के जहां आप मुनासिब समझते हैं एंड का लफ्ज़ लगा के आप इन सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ बना दें। मोहम्मद इमरान खान न्याजी, बॉर्न नवंबर 25, 1952। एंड यहाँ पे आप एंड लगा सकते हैं। एंड इज़ कंसिडर्ड, ये दो फिक्रे मुकम्मल हो गए। उसके बाद फुल स्टॉप। खान इज सीन एज पाकिस्तान फाइनेस्ट एवर ऑल राउंडर एंड वेंट टू एचिसन कॉलेज इन लाहौर। ही अटेंडेड द रॉयल ग्रामर स्कूल। उसके बाद छठा फिक्रा जो है उससे पहले आप एंड लगा दें। एंड वाज कैप्टन ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही मेड हिज डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड एंड बर्मिंघम in 1981 at the age of 18 and retired from Pakistani Test cricket in 1992। उसके बाद फिक्रा जो है 10वां, इसमें इसके एंड पे एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर मियां वाली इन अक्टूबर 2002 इलेक्शंस। तो इस तरह का भी कोई फिक्रा, कोई पैराग्राफ आ सकता है, कोई सेंटेंसेस आ सकते हैं और आपको कहा जा सकता है कि कंजंक्शन का इस्तेमाल करके इसको जो है आप एक पैराग्राफ की शक्ल दें। सेक्शन ई है लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस। इसमें राइटर कहता है व्हेन वी आर visiting a different city we normally face problems finding places where we want to go, so we usually ask people who live and know that city. And if we are visiting a foreign or an English speaking country we have problems understanding or following directions in English. In this section we will learn to help you understand directions given in English language। कहता है कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो किसी जगह में पहुंचने के लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम लोगों से पूछते हैं जो वहाँ रहते हैं या जो शहर को जानते हैं, हम उनसे रास्ते पूछते हैं, डायरेक्शंस पूछते हैं, यानी सिमतें पूछते हैं, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं। तो अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएं तो वहाँ और भी मुश्किल होगी क्योंकि लैंग्वेज मुख्तलिफ होगी। तो इस सेक्शन में हम जानेंगे कि किस तरह हम इंग्लिश में डायरेक्शंस जो है वो पूछ सकते हैं अगर हमने किसी जगह पे जाना हो तो इस सेक्शन में मुख्तलिफ डायलॉग्स हैं जिसमें डायरेक्शंस के बारे में बात की गई है और मैप्स दिए गए हैं जिनमें मुख्तलिफ जगह जो है उनके नाम लिखे होते हैं। वो मैप्स देखकर भी राइटर कहता है कि हम अपनी जो है डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, मतलूबा जगह पे जा सकते हैं, मैप्स के ज़रिए भी जा सकते हैं और किसी से बातचीत करके पूछ के भी जा सकते हैं जो अपनी मतलूबा जगह पे। तो जो अल्फाज जो है वो डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग फॉर डायरेक्शंस एंड दीज आर। कहता है कि किस तरह हम
किसी से डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं, यानी कि इस तरफ हमने जाना है, रास्ते के लिए पूछने के लिए, डायरेक्शन पूछने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज, वर्ड्स या सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। और वो सेंटेंसेस या वर्ड्स कौन से हैं, वो ये हैं, कैन यू टेल मी द वे टू, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू, वहाँ जाना कैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर। While giving directions we need to express in these ways। ऊपर तो हो गया कि किस तरह हमने पूछना है। नीचे while giving directions, जब हम किसी को बताएंगे कि आपने किधर जाना है, कैसे जाना है, तो हम क्या कहेंगे, गो अप या गो डाउन, ऊपर जाएं या नीचे जाएं। गो क्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट के उस पार जाएं। टर्न राइट या टर्न लेफ्ट कहेंगे। गो अलॉन्ग द स्ट्रीट, इट विल टेक यू अबाउट 10 मिनट्स या 20 मिनट्स, जितना भी टाइम लगे हम उसको बताएंगे। टू गेट देयर, यानी कि इतना टाइम लगेगा आपको वहाँ जाने के लिए। इट्स ओनली आ 5 मिनट्स वॉक, इस तरह भी कह सकते, ये सिर्फ 5 मिनट्स के वॉक पे है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आपने याद रखने हैं। अगर आपको राइटर पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि आप वाइल गिविंग डायरेक्शंस, आप किस तरह डायरेक्शंस देंगे, तो ये अल्फाज इस्तेमाल करके आप डायरेक्शंस देंगे, ये आपके ज़हन में होने चाहिए। और अगर आपने पूछना है किसी से, तो ये एक्सप्रेशन जो हैं ये इस्तेमाल करके, कैन यू टेल मी द वे टू, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू, आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर। तो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके आपने डायरेक्शंस का पूछना है। और नीचे जो बताए हैं आपको एक्सप्रेशंस, वो इस्तेमाल करके आपने किसी को डायरेक्शन के बारे में बताना है। तो इस सेक्शन में यही इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो दोबारा वीडियो को देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ जो बेल का आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। हर यूनिट पे एक एक वीडियो होगी, कंप्लीट लेक्चर होगा, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छी तरह कामयाब हों इंशाल्लाह। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।